गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो आज का प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं साइंस का, जिसमें से आज का प्रैक्टिस सेट होने वाला 18वां। तो 17वां प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गया, तो जो नहीं देखा उसको जरूर देख लीजिएगा। आज का प्रैक्टिस सेट 18वां देखेंगे, जिसमें से हम लोग साइंस का टॉप 20 एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन करेंगे, जो आपको एग्जाम को टारगेट करता है। और ये प्रैक्टिस सेट टोटल जो प्रैक्टिस सेट रहेगा, टोटल 30 हम प्रैक्टिस सेट करेंगे। बस काफी रहेगा आपका सबका, चाहे खोट्टा का तैयारी करें, जीके तैयारी करें, मैथ्स का करें, सारा चीज 30 प्रैक्टिस सेट लाएंगे, जो आपको एग्जाम का तो मतलब टारगेट करेगा। उसके बाद जो बढ़ जाएगा टाइम, यदि उसके बाद हम लोग मैराथन वीडियो करेंगे, जिसमें से मिक्स वीडियो रहेगा, उसमें से मैराथन करेंगे, सारा रहेगा, कुछ मैथ्स जीके रीजनिंग सारा मिक्स करके। ठीक है, तो चलिए, जो झारखंड उत्पाद सिवाई का तैयारी करते हैं, तो उसके लिए आज का प्रैक्टिस सेट करने वाले साइंस का। तो स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न के साथ। आपको ऊपर में दिख रहा होगा स्लाइड में, पहला प्रश्न है कि अवतल लेंस से हमेशा निम्नलिखित में कौन सा प्रतिबिंब बनता है। तो आपको बताना अवतल लेंस जो है उसमें हमेशा कौन सा प्रतिबिंब बनता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी ध्यान रखिएगा, साइंस से बहुत इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन रहेगा। वास्तविक और सीधा प्रतिबिंब बनता है, आभासी और सीधा प्रतिबिंब, वास्तविक और अधोशोषित, या आभासी और अर्धशोषित। बताइए तो क्या इसका सही होगा। तो आप लोग अवतल लेंस पढ़े होंगे, तो अवतल लेंस में क्या था, वास्तविक और क्या था, वास्तविक बोलते हैं, आभासी और सीधा प्रतिबिंब। तो आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है, ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब होगा। तो कहाँ होगा, ऑप्शन में वास्तविक आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है, तो अवतल लेंस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने से रंग दिखाई देते हैं। तो आपको साबुन के बुलबुले देखेंगे, तो साबुन के बुलबुले जो उड़ते हैं उसमें देखिएगा श्वेत प्रकाश का रंग दिखाई देते हैं। इसका कारण क्या है, विवर्तन है, ध्रुवन है, व्यतिकरण है, या परावर्तन है। तो क्या होता है, तो साबुन के बारे में जब भी साबुन से के बारे में जिक्र करेगा, तो ऑप्शन नंबर इसका सही होगा विवर्तन। तो इसका होगा व्यक्तिकरण, मतलब कि व्यक्तिकरण। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा व्यक्तिकरण। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। एक्स किरण, एक्स रे का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो एक्स किरण जो है, एक्स रे का किरण का प्रयोग हम लोग किस लिए करते हैं। पहला ऑप्शन है जमीन के नीचे सोने का पता लगाने के लिए। ऑप्शन नंबर बी है बहुमूल्य पत्थर और हीरो की जो खराबी पत्थर पता लगाने के लिए। जो भी बहुमूल्य पत्थर या हीरे हैं आपके पास, उनका भी उपयोग करने में लगा सकते हैं। या हृदय की जो रोज है उसको, रोज नहीं यहाँ रोग, रोग होगा, रोग का पता लगाने के लिए कर सकते हैं। और ऑप्शन नंबर डी धातु को काटने या वेल्डिंग करने के लिए। तो आप बताइए क्या सही आंसर होगा। तो जितने भी बहुमूल्य पत्थर हैं या सोना है या कीमती चीजें हैं, तो उनको पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, एक्स किरण का उपयोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आभासी बल है। तो आप पूछा आभासी बल, अभिकेंद्री बल, अपकेंद्री बल, अपकेंद्री प्रतिक्रिया बल, या प्रबल नाभिक के बल। बताइए। तो होता है अपकेंद्री बल, एक होता है अभिकेंद्री बल, होता है एक अपकेंद्री बल। तो ऐसा है अपकेंद्री बल जो होता है बाहर की ओर बल लगाया जाता है, अभिकेंद्री बल जो भीतर की ओर केंद्र लगाता है। ठीक है, जैसे वॉशिंग मशीन वगैरह देखेंगे, तो वॉशिंग मशीन में क्या होता है, कपड़ा जो चलता है, तो कपड़ा को क्या कहता है, ये वॉश करके फिर बाहर की ओर फेंकता है, तो ये अपकेंद्री बल का उदाहरण होगा। तो इस तरह करके होगा। ठीक है, तो ये जरूर याद रखिएगा, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, निम्न कण एक ही गति ऊर्जा के साथ चलते रहते हैं, उनमें से सबसे अधिक संवेगी किसका है। तो बताना, कण जो है गति ऊर्जा के साथ चलते रहता है, तो उसमें सबसे अधिक संवेद्य किसका रहता है, इलेक्ट्रॉन का, न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रॉन का, प्रोटॉन का, या अल्फा कण का। चलिए बताइए। तो क्या होगा, अल्फा कण, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अल्फा कण का अधिक संवेगी वाला रहता है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक परिपथ पर डीसी को ब्लॉक करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा परिपथ या एलिमेंट का प्रयोग करते हैं। तो डीसी को ब्लॉक यदि करना है, तो कौन सा परिपथ या एलिमेंट का प्रयोग करेंगे। प्रतिरोध का, धारिता का, प्रेरकत्व का, या डायोड का। तो किसका प्रयोग करेंगे हम। तो हम किसका, धारिता का प्रयोग करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी धारिता का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर करते हैं। किसी अर्धचालक को गर्म करने से उसका प्रतिरोध पे क्या प्रभाव होता है। तो अर्धचालक होता है, उसको गर्म कर देगा तो क्या प्रतिरोध, उसका प्रभाव बढ़ जाता है, अपरिवर्तित रहता है, घटता रहता है, या घटता बढ़ता रहता है। तो क्या होगा इसका सही आंसर। तो हम जब इसको गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये घट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, घट जाएगा। तो उसका प्रभाव क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अगला है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो लोहे में बहुत शीघ्र जंग लग जाती है, कहाँ लगती है, कहाँ पे मतलब सबसे ज्यादा जंग लगती है। वर्षा के जल में रहने पे, समुद्र के जल में रहने से, या आसुत जल में रहने से, या नदी के जल में रखने से। तो लोहों को सबसे ज्यादा जंग किससे, मतलब कौन सा जल से ज्यादा जंग लग जाती है। चलिए, तो क्या होगा इसका सही है, समुद्र के जल। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, समुद्र के जल। अगला है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो लोहे में बहुत शीघ्र जंग लग जाती है, कहाँ लगती है, कहाँ पे मतलब सबसे ज्यादा जंग लगती है। वर्षा के जल में रहने से, या आसुत जल में रहने से, या नदी के जल में रखने से। तो लोहों को सबसे ज्यादा जंग किससे, मतलब कौन सा जल से ज्यादा जंग लग जाती है। चलिए, तो क्या होगा इसका सही है,
तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी। समुद्र के जल में क्या होता है, कोई भी वस्तु को यदि जल्दी ज्यादा देर लोहा में या बैग रख दीजिएगा तो इसमें जल्दी जल्दी आपको जंग लग जाएगा, इस पे जल्दी जल्दी जंग लगने की संभावना पूरी तरह बन जाती है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, इस पे भी ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर करते हैं। इसमें बोलता है निम्नलिखित में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो आपको बताना है कौन सी धातु है जो हमेशा मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तांबा, जस्ता, लोहा और या शीशा। तो बताइए मुक्त अवस्था में पाई जाती है तो कौन सी, तांबा। तो याद रखिएगा तांबा मुक्त अवस्था में, यदि यही बोलेगा कमरे के ताप पर, तो कमरे के ताप पर कौन सी धातु जो कमरे के ताप पर मुक्त अवस्था मतलब कि द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो कौन सा हो जाएगा, तो कमरे के ताप पर धातु मरकरी। तो ये भी याद रखें, मरकरी कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। रासायनिक दृष्टि से चूने का पानी होता है, तो रासायनिक दृष्टि से चूने का पानी क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम कार्बोनेट। तो बताइए क्या होगा। तो आप लोग चूने का पानी देखेंगे तो वो क्या होता है वो बताना है। तो उसका रासायनिक फॉर्मूला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पे कार्य करता है। इसका जो परमाणु शक्ति सिद्धांत है किस पे कार्य करता है, विखंडन पे, संलयन पे, तापीय दहन या उपयुक्त तीनों संयुक्त प्रभाव से। तो बताइए कौन सा सिद्धांत पे काम करता है। तो ये काम करता है विखंडन के सिद्धांत पे काम करता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विखंडन के सिद्धांत पे काम करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें बोला जाता है, कहा जाता है कि ताजमहल मार्बल कैंसर से ग्रस्त है। तो यह मार्बल कैंसर क्या है, यह पूछा गया है। ताजमहल जो होता है मार्बल कैंसर से ग्रस्त है, तो उसको बताना है मतलब यह मार्बल कैंसर क्या है पूछा है। पहला है अम्लीय वर्षा जो मार्बल की क्षरण करता है, निकट उद्योग जो ताजमहल में धुआं भरता है, पोजल करने के कारण मार्बल का पीला होना, और अगर ताजमहल के मार्बल में बड़ी संख्या के कवक लगना। तो बताइए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग सुने भी होंगे, तो अम्ल वर्षा के माध्यम से क्या होता है, मार्बल में क्या होता है, क्षरण हो रही है। तो इसलिए हमेशा क्या करता है ना, अपने वातावरण में ज्यादा कम से कम मतलब कि एसी वगैरह जो फ्रिज वगैरह है ये सब, एसी वगैरह को बहुत कम से कम इस्तेमाल करने का कोशिश कीजिएगा। ये सब जो होता है वो मतलब कि ज्यादा दिक्कत करता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक किसी भी पाचन एंजाइम का श्रवण नहीं करता है। तो क्या पाचन एंजाइम का श्रवण नहीं करता है, यकृत, लार ग्रंथि, शुद्धांश ग्रंथि या अग्नाशय ग्रंथि। बताइए तो कौन सी ग्रंथि हो जाएगी, यकृत ग्रंथि जो होता है ये क्या कहता है, पाचन एंजाइम में श्रवण का काम नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 40 को बताते हैं। 14, रक्त के ए बी वर्ग वाले व्यक्ति को ऐसे व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है जिससे रक्त वर्ग होता है। तो देखिए ए बी ग्रुप से बने, या ए वाला ग्रुप व्यक्ति किसको दे, बी वाला ग्रुप व्यक्ति किसको दे सकता है, ओ नेगेटिव वाला किसको दे सकता है। तो ब्लड ग्रुप से क्वेश्चन पढ़ेगा, इंपॉर्टेंट बनेगा। ए का एंटीजन क्या होता है, बी का एंटीजन क्या होता है, ओ का एंटीजन क्या होता है, ये भी याद रखिएगा। तो आपको बताना है ए बी वाले जो व्यक्ति हैं वो रक्तदान किसको दे सकता है, ए वाला को, बी वाला को, ए बी वाला को या ओ वाले को, किसको दे सकता है। तो ए बी वाला अपना ही ग्रुप ए बी को दे सकता है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से वह ग्रंथि कौन सी है जो शरीर के ताप अस्थायी रखता है। तो ताप को क्या कहता है, अस्थायी बनाए रखता है। पीनियल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, अवटु ग्रंथि या हाइपोथैलेमस ग्रंथि। तो कौन सी ग्रंथि है, ये हाइपोथैलेमस ग्रंथि। आप लोग पढ़े होंगे, हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो होता है आपको बॉडी के जो भी टेम्परेचर है उसको क्या करता है, मेंटेन करने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 16, प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष आरंभ किया गया था, 1973, 1992, 1993, 1962। प्रोजेक्ट टाइगर तो पढ़े होंगे, 1973 इंपॉर्टेंट है, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है ये बताना है। एड्स एक क्या है, रिक्टोवायरस रोग है। एड्स समलैंगिक और इतरिंग यौन संपर्क से फैलता है। एड्स की पहचान सबसे पहले 1981 में संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया था। और ऑप्शन नंबर एड्स ने एनोजेनेटिक मार्स वार्ड पैदा होते हैं। बता कौन सही इसका होगा। तो इसमें बोलता है गलत पूछा है, तो ऑप्शन नंबर डी यही वाला गलत है। बाकी जो है बाकी ये रेट्रोवायरस है, ये समलैंगिक क्या है, स्त्रीलिंग के संपर्क यौन से फैलता है। ठीक है, और इसके पहचान सबसे पहले अमेरिका से भी किया गया था 91 में। तो ये इसका ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। इसमें बोला है निम्नलिखित में से कौन सी संकट उत्पन्न जाति है। संकट उत्पन्न, ब्लैक बैक मतलब कृष्ण सागर, भराल,
गंगा डॉल्फिन मिथुन श्री, बताइए कौन सा मतलब संकट जाति है? मिथुन श्री नहीं, सिर्फ मिथुन होगा यहाँ पे। चलिए बताइए क्या होगा इसका सही? जो गंगा का डॉल्फिन है ये संकट उत्पन्न जाति है, और हाल ही का भी सर्वे हुआ था जिसमें से देखा गया साहेबगंज के जो गंगा है वहाँ पे सबसे ज्यादा डॉल्फिन का संभावना है, और उसे सबसे सुरक्षित माना गया है। तो डॉल्फिन की संभावना अब साहेबगंज में बढ़ते जा रहा है, और यहाँ पे सबसे सुरक्षित उन लोगों का वातावरण मिलता जा रहा है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, हाल फिलहाल का सर्वे किया गया था उस समय 19। रेशम की कीट सामान्यतः किस पेड़ में पाए जाते हैं? तो रेशम की कीट कौन सा पेड़ में पाए जाते हैं? सेबी में, शहतूत में, अमरूद में या जामुन, किस पेड़ में पाए जाते हैं? तो ये आप तो इजी है, ये शहतूत के पेड़ में रेशम के कीट पाए जाते हैं। आज का अंतिम प्रश्न हम लोग करने वाले हैं। अंतिम प्रश्न है, नारियल का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? तो आप लोग नारियल देखे होंगे, तो नारियल का जो है ये कौन सा भाग खाने वाला होता है? भ्रूण पोषक वाला, मध्य फल भित्ति वाला, अंत फल भित्ति वाला या बाह्य फल भित्ति वाला है? बताइए। तो नारियल को आप तोड़ेंगे तो उसका कौन सा भाग खाएगा हम लोग? मध्य फल भित्ति वाला। तो नारियल जो सा है, ये नारियल है, तो इसको तोड़िएगा तो बीच में इसको ये हो जाता है, तो ये मध्य वाला जो है बीच वाले भाग को हम लोग खाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहीं तक रखते हैं आज का वीडियो। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जो नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको झारखंड उत्पाद से संबंधित साइंस, जीके, उसके बाद जो भी है खोटा सारा प्रैक्टिस आपको चल रहा है। तो एक बार चैनल पे जाकर आप विजिट करिए, वहाँ से वीडियो भी देखिए, आपको इम्पोर्टेंट जो कोई स्टेट का भी तैयारी करते हैं तो स्टेट का भी वीडियो प्रीवियस से क्वेश्चन अभी चल रहा है, तो वो सभी आप लोग का एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।